भारतीय समाज में जैसे ही बौद्ध धर्म खत्म हुआ, इस देश का पूरी आर्थिक संरचना ध्वस्त हो गई। साथियों, बौद्ध, अब सवाल ये आता है कि बौद्ध धर्म अगर पावरफुल था तो उसके जाने से यहाँ पे अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, लोग गरीब हो गए। तो साथियों, आपको यह भी एग्जाम्पल, रिवर्स एग्जाम्पल में देता हूँ कि बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ गया, चाहे वो चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका, जहाँ जहाँ गया वहाँ पे आर्थिक संपन्नता इतनी ज़्यादा मजबूत है कि हम सभी लोगों के घरों में चाइनीज प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। चाइना के द्वारा तैयार किया हुआ जो पका माल है, यानी जो वेल फर्निश्ड चीज़ें हैं, वो हमारे घरों में, हमारे मार्केट में, भारतीय मार्केट में बहुत बड़ी पैठ बनाई जाती हैं। अगर चाइना बुद्धिस्ट कंट्री है, कोरिया बुद्धिस्ट कंट्री है, जापान बुद्धिस्ट कंट्री है, अगर ये माल सप्लाई करना बंद कर दे तो पूरी एशिया नहीं, पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। साथियों, क्यों ऐसा? रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक तरफ इस्लामिक कंट्रीज हैं, एक तरफ बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, एक तरफ क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, एक तरफ हिंदू कंट्री है और एक तरफ अनटचेबल हैं। आपका कोई धर्म ही नहीं आज के डेट में, ना आप बुद्धिस्ट हैं, ना आप जैन हैं, ना पारसी, ना यहूदी हैं, ना आप मुस्लिम हैं। क्या हैं? आप तो अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई ही लड़ रहे हैं। और आप जब तक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे, आप आर्थिक रूप से क्या, सामाजिक रूप से ही आप अपने आप को यह नहीं कहलवा पाए हैं कि मैं भी आपके बराबर हूँ, तो आपकी अर्थव्यवस्था संचालित कैसे होगी? साथियों, हमारी जड़ बौद्ध धर्म है। इस बात को बहुत बारीकी से समझना होगा कि जब भारत में नालंदा लाइब्रेरी थी, जब दुनिया के तमाम विद्वान यहाँ पे पढ़ने आते थे, तब उन्होंने दुनिया से जो यहाँ पे ज्ञान लेकर गए, यूरोप में लेकर गए और दुनिया के अन्य कंट्रीज में लेकर जब जाते हैं, तब साथियों बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब भारत से पढ़ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाते हैं, बाबा साहेब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जब पढ़ने जाते हैं, तो वो जिस इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, वो आपकी बुद्धिस्ट इकोनॉमी है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी है और बुद्धिस्ट एंथ्रोपोलॉजी है। साथियों, ये बात कैसे? आप देखिए, पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे विद्वान साथी यहाँ पे होंगे। आपने हेगल को पढ़ा होगा। हेगल कहते हैं, हेगल ने कहा है कि सोसाइटी में जनरल बिल ला करके सोसाइटी को हम लिबरेट कर सकते हैं। साथियों, लिबरेट आप करेंगे कैसे? बुद्धिज्म ओशो की फिलॉसफी का, हेगल की फिलॉसफी का हाईएस्ट अवस्था है। इंडियन पीनल कोड सेक्शन 34 ये बताता है कि समाज में जो क्राइम होता है, मनुष्य के माइंड से क्राइम जन्म लेता है और वह व्यक्ति इसीलिए जाकर किसी को मार देता है। आप आइसक्रीम तब खाते हैं जब मन में आइसक्रीम खा लेते हैं। बुद्धिज्म यही कहता है कि हमारे माइंड से सारा क्राइम जन्म ले रहा है और इसलिए अपने माइंड को डीक्रिमिनलाइज करो। आपका माइंड जब डीक्रिमिनलाइज होगा तो आपका जेल नहीं होगा, आप क्राइम नहीं करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विदेश में जब जाके लॉ एंड ऑर्डर एंड इकोनॉमिक्स जब पढ़ रहे थे, तो दुनिया के विद्वान जो बुद्धिज्म का स्टडी किए थे, वही विद्वान, चाहे आपके सोक्रेटिस हों, सोक्रेटिस कहते हैं इंसान दो तरह से सोचता है, एक नॉलेज के आधार पे सोचता है और एक ओपिनियन के आधार पे सोचता है। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम से निकलता है, ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है, ना तो पूरब निकलता है, ना तो सूरज डूबता है। लेकिन वो सूरज है, वो चांद नहीं है, नॉलेज है। आज का दिन कैसा है, इस पर आपकी राय हो सकती है, लेकिन दिन है, ये रात नहीं है, ये नॉलेज है। तो साथियों, बुद्धिज्म की जो थ्योरी है वो सीधे लिबरेट कर रही है यूरोप के तमाम पॉलिटिकल फिलोसफर को, समाज शास्त्रियों को, जो है इकोनॉमिस्ट को कर रही है। और वही बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो हमारे यहाँ की लाइब्रेरी से किताबें गई, जो विद्वान गए, और सम्राट अशोक ने महारक्षित को यूनान भेजा था, जिसको यमन कहते हैं, यमन भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे लोगों को भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे। तो साथियों, पूरी दुनिया में जहाँ पे बुद्धिज्म की फिलॉसफी, कल्चर, इकोनॉमी और उसके थिंकिंग से जहाँ पे गए, पूरी दुनिया लिबरेट होना शुरू हो गई। अब सवाल साथियों इस बात का आता है, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का इकोनॉमिक्स से क्या व्यू था? बाबा साहब ने एक रिसर्च पेपर लिखा, उनके एमए की थीसिस है कि एंशियंट इंडियन कॉमर्स, भारत का जो प्राचीन भारत का जो कॉमर्शियल रिलेशन है वो यूनान से भी है, वो आपके क्या नाम है रोम से भी है, गल्फ कंट्रीज से है और चाइना से है और एशियन कंट्रीज से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रिलेशन रहा है। अब सवाल यह है कि भारत से उनका इकोनॉमिक रिलेशन क्यों रहा है और उस इकोनॉमिक रिलेशन में आपकी भूमिका क्या थी?
क्योंकि जहां आपकी भूमिका नहीं वो बात एक तरीके से आपके लिए बेकार है, इसलिए क्योंकि आप वहां पे हैं नहीं, शेर में आप नहीं हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं जब यहाँ पे बौद्धों की शासन सत्ता थी तो बौद्ध शासन सत्ता के आधार पे यहाँ के राजे रजवाड़े यहाँ का जो प्रोडक्शन है विदेश से खरीदते थे और विदेश में अपने प्रोडक्शन को बेचते थे। कॉमर्शियल जो रिलेशन होता है वो बहुत अलग तरीके का रिलेशन होता है कि अगर आपको यह कल से न्यूज़पेपर में निकल जाए कि जो लोग पढ़ रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी और जिनको नौकरी नहीं मिलेगी उनको सैलरी नहीं मिलेगी, तो मुझे लगता है कि हॉस्टल में रहने वाले बच्चों फ्री में अगर रहने को दे दिया जाए तो बच्चे रह के तैयारी नहीं करेंगे। यह है आपका कॉमर्शियल रिलेशन। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंशिएंट इंडियन कॉमर्स में लिखते हैं कि इंडिया में जब धर्म था, संस्कृति थी, यहाँ के लोग यूनाइट थे, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था बाहर जा रही थी। यही काम बौद्धों के साथ हुआ और बौद्ध भिक्षु जब मारे जाने लगे, यहाँ की सियासत जब खत्म होने लगी, सियासत, रियासत, कल्चर और धर्म के डिसअपियरेंस में आप अपने वजूद को नहीं बचा सकते। यही बौद्ध धर्म के साथ हुआ। आगे साथियों हम देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग का हम लोग बहुत सारा नाम लेते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं का गला कटवाया और उसने सब खत्म कर दिया। इतिहास को हमेशा री एग्जामिन कीजिए। पुष्यमित्र शुंग अगर बौद्ध भिक्षुओं का गला कटवा के सब कुछ खत्म कर दिया था तो 399 ईस्वी में फाहियान आए थे भारत चाइना से, और 629 ईस्वी में आए थे यहाँ पे हेनसांग। और अगर दोनों का हम डिस्टेंस, टाइम एंड पीरियड देखें, ड्यूरेशन देखें, तो 550 साल के आसपास जो है फाहियान आते हैं और 850 साल के आसपास हेनसांग भारत में आते हैं। पुष्यमित्र शुंग का समय 150 ईसा पूर्व है। अगर पुष्यमित्र शुंग ने सब कुछ खत्म कर दिया था तो हेनसांग ने, फाहियान ने देखा क्या? इसको री एग्जामिन कीजिए। जितना हम जलालत भरी जिंदगी, जितना दमन दिखाते हैं, इतिहास की सच्चाई मुझे लगता मात्र 1% है, क्योंकि हेनसांग ने अपनी भारत यात्रा में लिखा है कि भारत में बौद्ध धर्म अच्छी तरीके से फल और फूल रहा है। मैं इकोनॉमिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जर्नी को बता रहा हूँ, क्योंकि बिना इन तीनों के कोई चीज़ स्थापित दुनिया में ना हुई है ना हो सकती है। साथियों, ये रही पहली पॉइंट। इसके अलावा साथियों, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इस पहलू को जो सबसे ज़्यादा उकेरा जाता है 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के, आप 70 साल से प्रचार कर रहे हैं बौद्ध धर्म का। उत्तर भारत का चमार, महाराष्ट्र का महार और कोई बहुत अन्य छिटफुट जातियां जिसमें बहुत जागरूक लोग हैं, कोई उनको छोड़ करके बौद्ध धर्म की तरफ कोई नहीं आ रहा है। आप री एग्जामिन कीजिए। अगर कोई मन से ये बोलेगा कि मैं बुद्ध को, डॉक्टर अम्बेडकर को, त्रिपिटक ग्रंथ को, भारतीय संविधान को, सदगुरु रविदास कबीर को नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ, तब आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे भैया तुम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूद, जैन कुछ भी रहो, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमारे महापुरुषों को इस तरह से डिनाई मत करो या इस तरह से अपमान मत करो। अब सवाल इस बात का आता है, लोग कहेंगे बाबा साहब ने कहा था, आप तो उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। सवाल इस बात का है साथियों, बौद्ध धर्म के संस्थापक तथागत बुद्ध थे। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नहीं थे, तथागत बुद्ध भी नहीं थे। उनसे पहले जो बुद्ध हुए थे वो थे। तथागत बुद्ध ने कहा भी था कि सब पापा सकरणं कुशलस उपसंपदा सच्चित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। ये जो निगहित लगा हुआ, अंग लगा हुआ है, ये बुद्धों का शासन की बात करता है। तो सवाल इस बात का है कि जो हमारे फोर फादर्स रहे हैं, जो हमारे धर्म के संस्थापक रहे हैं, उनके समय, भगवान बुद्ध के समय 62 स्कूल ऑफ थॉट्स थे, 62 धाराएं थीं। उस समय संजय थे, अजित केशकाम्बली थे, मक्खली गोसाल थे, जैनी थे। लेकिन भगवान बुद्ध कहीं पर भी ये नहीं कह रहे कि मैं तुम्हारे धर्म को नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं बौद्ध हूँ या मैं बुद्धिस्ट हूँ या बुद्धिस्ट फिलोसफर हूँ। कहीं नहीं कहा उन्होंने। बुद्धा के सामने ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो रेपिस्ट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं पूरी लाखों की भीड़ में। बुद्धा के सामने ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो सीधे अपमानित कर देने कि बुद्ध मैं तुम्हें भीख नहीं दूंगा, मैं खेती करके खाता हूं और तुम भीख मांग रहे हो। इस चीज़ का प्रमाण सूत्र निपात में मिलेगा साथियों जब आप पढ़ेंगे कसी भारद्वाज सूत्र। तो साथियों, भारत में तथागत गौतम बुद्ध किस तरीके से तमाम राजे रजवाड़े को मिला करके बुद्धिज्म में ले आ रहे हैं कि राजे रजवाड़ों की जो अर्थव्यवस्था है वो मिल करके समाज में किस तरीके से लोगों को आर्थिक रूप से एम्पावर्ड करे, लोगों को मजबूत करे और परियत्ति, पटिपत्ति और पटिवेद पर ले जा करके पटिवेदन की अवस्था में, ऐसी अवस्था में समाज को ले जाए जो बुद्धत्व की अवस्था है साथियों। तो
इस चीज को आप देखिए, जितने भी बौद्ध राष्ट्र हैं दुनिया में, जहां भी बौद्ध धर्म गया वो 22 प्रतिज्ञाओं के आधार पर नहीं गया था। आपको री एग्जामिन करना होगा, नहीं तो अभी कानपुर में पंडाल जला दिया गया, बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, बहुत सारे लोगों पे हमले हो रहे हैं। और समाज में किसी धर्म को अपमानित करके आप अपने धर्म को कतई नहीं फैला सकते हैं, किसी भी कीमत में नहीं फैला सकते हैं। और दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी धर्म के व्यक्ति को स्थापित करके नहीं फैला सकता है। भारत में, दुनिया में धर्म संस्कृतियां 3 तरीके से फैली हैं, जिनके पीछे पीछे अर्थव्यवस्था हावी रही है। एक संस्कृति रही है जो दुनिया की संस्कृतियों का दमन करके अपनी संस्कृति को स्थापित करती है, जिस संस्कृति को हम इस्लामिक संस्कृति कहते हैं। दूसरी संस्कृति है जो कहती है मैं आपका दमन नहीं करूंगा, लेकिन मैं पैसे का, नौकरी का लालच, शादी का लालच दे करके अपनी संस्कृति आप पे थोपूंगा और अपनी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना लूंगा। वो संस्कृति है क्रिश्चियन संस्कृति। तीसरी संस्कृति वो है साथियों जो ये कहती है कि मैं जातिवाद फैलाऊंगा और अपने आप को सुपीरियर रखूंगा, ना अर्थव्यवस्था में आपको अपने समान रहने दूंगा, ना धर्म और संस्कृति में आप अपने समान आपको रखूंगा, किसी भी तरीके से आपको पावर नहीं दूंगा, यहाँ जमीन से लेकर के स्वर्ग तक पावर नहीं दूंगा, और मैं अपने धर्म का संस्थापक हूँ। वो संस्कृति हिंदू संस्कृति है। चौथी संस्कृति हुए साथियों बौद्ध संस्कृति, जो ये कहती है ना तो मैं आपको किसी पैसे का लालच दूंगा और ना ही मैं किसी का दमन करूंगा और ना ही किसी भी तरीके से मेरे यहाँ कोई सुपीरियरिटी है, अनटचेबिलिटी है। ये हमारे रिलीजियस पावर, और इसको आपको मानना है तो मानिए, नहीं तो मत मानिए, लेकिन हम आपके माइंड को ऐसे स्टेज पे लेके आपको रख देंगे कि आप हमारी तरफ आएंगे, कहीं और नहीं आएंगे। ये बुद्धिज्म की हाईएस्ट अवस्था है। अब साथियों सवाल इस बात का ये है, जब गल्फ कंट्रीज में वार छिड़ गया है, जब तमाम देशों में तनातनी है, ऐसे में बुद्धिस्ट देशों में कोई फाइटिंग नहीं है। कभी आपने देखा कि बुद्धिस्ट कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं? थोड़ा बहुत झगड़े परिवार में भी होते हैं। सवाल इस बात का है साथियों, जब आपकी संस्कृति और धर्म एक हो जाएगा तो इकोनॉमिक क्लैश आपका अपने आप में समाप्त हो जाएगा। जैसे आप लोग इस प्रोग्राम में आए हैं, बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो एक दूसरे से बात नहीं करते होंगे, लेकिन बाबा साहब के नाम पे, तथागत बुद्ध के नाम पे सभी लोग आए हैं। ये धर्म संस्कृति की सबसे बड़ी पावर होती है साथियों। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने देखा कि जो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो इकॉनमी है, ब्रिटिश इकॉनमी है, प्रॉब्लम आप जो रुपीज़ है, बाबा साहब ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर 1942 में जब लेबर मिनिस्टर थे, तब उन्होंने कहा कि यहाँ के जो वुमेन्स हैं उनको पुरुषों के बराबर पैसा नहीं मिलता है, तो जो पुरुषों के बराबर इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, उन्होंने कहा कि जो समान वर्क है, अगर वही काम पुरुष कर रहा है तो जितना वेतन उसको मिलता है, अगर वही काम एक औरत करती है तो उसको उतना ही वेतन मिलनी चाहिए। यह साथियों आर्थिक असमानता को खत्म करने का बाबा साहब का सबसे बड़ा दर्शन था। लेकिन साथियों समानता का दर्शन सीधे बुद्ध से जाकर के लिंक होता है, क्योंकि जहां समानता नहीं रहेगी वहां अर्थ, धर्म, संस्कृति, आप किसी चीज़ की बात ही नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा साथियों अगर हम देखें, इंडिया शुड प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51 पढ़ेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखा कि भारत का जो मकसद है वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति उसको प्रदान करना है। सम्राट अशोक के शिलालेख दुनिया के पहले ऐसे शिलालेख हैं, दुनिया के पहले वो संविधान है, दुनिया के पहले लिखित संविधान है, जहाँ पे सम्राट अशोक अपने बच्चों को विदेश में दान कर रहे हैं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। सबसे पहले साथियों आपको अगर आर्थिक रूप से मजबूत होना है भारतीय समाज में, तो आपकी हैसियत एज ए अछूत है। सबसे पहले आप वह भाषा बिल्कुल भी ना बोलें अपने धर्म, संस्कृति, कल्चर को फैलाने के लिए जो किसी को हर्ट करें, वरना भारतीय समाज में कोई भी आपके साथ उठने बैठने को तैयार नहीं है। आर्थिक संबंध तो दूर की बात है। कई बार हमारे साथी कहते हैं कि मैं मेडिकल स्टोर खोलूँगा, जय भीम मेडिकल स्टोर लिख दूँगा। मैं कहता हूँ कि कोई वैन हुसैन का शोरूम खोला है, अगर वैन हुसैन काट करके उस पर जो है लुइस फिलिप्स काट करके माता काली शोरूम खोल दे तो आप खरीदने जाएंगे? आपको लगेगा कि नहीं मेरी भावनाएं आहत होने लगी हैं। अगर वो किसी अन्य धार्मिक कोई तमगा उस पर दे दे, क्या आप सामान खरीदने जाएंगे? नहीं जाएंगे। बहुत ज़रूरी सामान है तो जरूर जाएंगे। साथियों आपका भारतीय समाज में एज अनटचेबल पहचान है, अभी आपका कोई सम्मान करने को तैयार नहीं है। आप अर्थव्यवस्था में उसी अनटचेबल पहचान को लेकर आके उतर जाना चाहते हैं, कोई नहीं खरीदेगा। इसको ये कहते हैं ना तो भारतीय समाज की आर्थिक, धार्मिक,
सांस्कृतिक आपको समझ है, ना सोसाइटी करंट वे में जिस तरीके ग्लोबलाइजेशन में आगे बढ़ रही है, ना तो आपको उस चीज़ की समझ है। तो साथियों, इसको समझना होगा कि भारतीय समाज में अगर हमें अर्थव्यवस्था को संचालित करना है तो हमारी हैसियत एज ए अनटचेबल है। तो सबसे पहले हमें अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को इस तरीके से लिबरेशन मोड में लेकर के आगे बढ़ाना है ताकि कोई देखे तो ये माने कि बुद्धिस्ट इतना सिविलाइज्ड तरीके से रहते हैं, इनके उठने बैठने खाने पीने के जो तौर तरीके हैं दूसरे से बिल्कुल भी मिसमैच नहीं है।